नमस्कार, मेरा नाम है आकाश द्विवेदी और आप मुझे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं दी पैम्पलेट के। क्यों देख रहे हैं? आज हम लोगों के साथ एक ऐसी घटना घटी जो अगर सफल हो जाती तो शायद हम आज आपके बीच ना होते। वो घटना क्या थी? पैम्पलेट टीम के साथ क्या घटी? आप जिन्हें पिछले 2 महीने से बिहार चुनाव कवर करता हुआ देख रहे हैं, प्रभात जी, वो बताएंगे आपको कि इस घटना के पीछे क्या कुछ कौन लोग थे और क्या घटना का मूल्य था जो नहीं पूरा हो पाया। धन्यवाद आकाश भाई। दरअसल आज हम लोग जिस तरीके से लगातार महीनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिहार के कटिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। हम उस रैली को कवर करने के लिए निकले थे। दुर्भाग्यवश एक घटनाक्रम के कारण हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो रैली का काफ़ी समय बीत चुका था तब हम वहाँ पे पहुँचे। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि जो भीड़ वहाँ से वापस निकल रही थी वो पीछे घूम घूम के हमारी तस्वीरें खींच रही थी। वो पीछे से कुछ शब्द चिल्ला रही थी, मसलन वो बांग्लादेशी घुसपैठिया वो बार बार बोल रही थी। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले 28 सितंबर की बात है, जिस दिन दी पैम्पलेट पर एक रिपोर्ट छपी थी, जिस रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि किस तरीके से बिहार के कटिहार में आप आसानी से बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारी उस रिपोर्ट में एक बांग्लादेशी ने ये कबूला था, कहाँ से दोस्त? उधर से बांग्लादेश से, कि उसके घर वाले 20 वर्ष पहले बांग्लादेश से भारत आए थे। तो वैसे बांग्लादेश से कब आए? बांग्लादेश से तो आ गया 20 साल से। और उसके बाद उन्होंने भारत में रहकर अपने सारे दस्तावेज बना लिए। बाबूजी का वोट बन गया और तुम्हारा आधार कार्ड बन गया? हाँ, बन गया। अच्छा। घर में है। आधार कार्ड पे क्या पता लिखवाए हो? बिहार वाला? हाँ। और आज वो भारत सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उनका लाभ ले रहे हैं। जब ये 28 तारीख को खबर आई तो ये खबर बिल्कुल भूचाल की तरह आई, और कटिहार का जो लोकल नेटवर्क है उसके अंदर ये व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा शेयर होने लगी। चूँकि हम कटिहार में उससे 2-3 दिन पहले आ चुके थे और हम कई खबरें कर चुके थे। मसलन आपने देखा होगा कि हमने वहाँ की मखाना इंडस्ट्री दिखाई थी, हमने वहाँ के और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दिखाए थे, तो कुछ लोग हमें वहाँ जानने पहचानने लग गए थे। तो उन लोगों ने जब हमारी पोस्ट वो उठाई तो फेसबुक पे बाकायदा हमें टैग करके उन्होंने ये पोस्ट की थी। इसका नुकसान ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति के पास हमारी आइडेंटिटी बड़ी आसानी से पहुंच गई। 29 और 30 तारीख को तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल नहीं हुआ, लेकिन जब हम 30 तारीख की शाम में कटिहार के एक बड़े नेता का इंटरव्यू करने पहुंचे तो वहाँ कुछ स्थानीय पत्रकार भी मौजूद थे। उन्होंने पहले तो हमको कहा कि ये आपको मिला कैसे, क्या कहानी हुई, सारी चीज़ें हमने उनको सिलसिलेवार तरीके से बताया जो हम आपको ही बताएंगे। उसके बाद हमारा जो एक साथी था वो उनको सुनते हुए, उन पत्रकारों को सुनते हुए उन्होंने देखा कि जो दिल्ली से आए हुए रिपोर्टर हैं जिसने बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किया है, ढूंढा है, वो यहीं पे है। तब तक चूँकि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने इतना बवाल पैदा कर दिया था कि स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन हमको फ़ोन करने लग गया था, हमसे जानकारी इकट्ठा करने लग गया था। आप हो गए, कैमरे के पीछे विक्की हो गए, ये जितने लोग हैं ये हमारे साथ लगातार 2 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके पीछे का बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं, हमें कोई किसी ने बताया नहीं था कि यहाँ कोई बांग्लादेशी मिलेगा या कोई भी ऐसी चीज़ कि हमने किसी बंदे को टारगेट किया था। हम सिरसा नामक एक गांव में अपनी एक स्टोरी करने गए थे। इस गांव के पिछले चुनावों के पैटर्न को देखते हुए हम ओपिनियन पोल करने गए थे कि ये गाँव अभी किसको वोट करने वाला है। हमने 2 या 3 स्पॉट्स पर रिपोर्टिंग कर ली थी। चूँकि नवरात्र चल रहे थे और त्यौहार आने वाला था, तो हमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि आप आगे जाएंगे तो फ्लाईओवर के नीचे आपको कुछ लोग बैठे हुए मिलेंगे, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको और लोग भी मिल जाएंगे बातचीत करने के लिए। फ्लाईओवर जाने के क्रम में हमें एक कबाड़ी की दुकान नज़र आती है, वहाँ पे भी 4-5 लोग खड़े नज़र आते हैं। तो हमने आपको ही कहा कि गाड़ी यहाँ रोकिए, हम जाके वहाँ पर उन लोगों से बात करते हैं। इत्तेफाकन कहिए कि वो बच्चा वहाँ पर हमें मिल गया। हमने उस बच्चे से पूछा कि कहाँ से हो तुम? कहाँ से दोस्त? उधर से बांग्लादेश से। तो वो बोल पड़ा कि मैं बांग्लादेश से हूँ। अब अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। उसके बाद वो घबराने लगा, भागने लगा। वो भाग के अंदर कबाड़ के दुकान पे गया। हमने कबाड़ की दुकान तक उसको फॉलो किया। बाबू, बच्चा, अरे बोल दे, सारी चीज़ें कहते हुए मैं उसको बाहर लेके आया। मैंने बड़े प्यार से उससे हर चीज़ निकलवाई। अब वो जो खबर आई तो उसने जंगल में आग की तरह उसने फैलने का काम किया। दरअसल इसने उस चीज़ को स्थापित कर दिया जिस चीज़ को हम बार बार बोल रहे हैं कि भारत में घुसपैठिए हैं। जो मोहल्ला है तुम्हारा उसमें सब बांग्लादेशी हैं? हाँ? कितना है बेटा? 11 11 लोग हैं।
हमारा घर में नहीं, वैसे मोहल्ला में कितना लोग हैं? मोहल्ला में तो ज़्यादा है, 2000। तो जब 2-3 दिन ये खबर मार्केट में चल गई तो इन लोगों ने इससे बचने का एक प्लान निकाला। और ये प्लान क्या था कि उस बच्चे से ये कहलवाया गया कि उसने पैसे देकर ये बात बोली है, और जो लोकल यूट्यूबर्स हैं उनको बुला के उस बच्चे ने अपने बयान दिए। उसने 4 यूट्यूबर्स को बयान दिए हैं और चारों यूट्यूबर्स को वो अलग अलग बयान दे रहा है। हमें पता था, हमारी जो खबर है वो वहाँ के एसपी तक पहुँच चुकी थी, वहाँ के थाना प्रभारी तक पहुँच चुकी थी, वहाँ के डीएम तक पहुँच चुकी थी, और इसको लेकर वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। वो जब आप वीडियो देखिएगा तो वीडियो में बच्चा अपनी लोकेशन बताता है हथिया दियारा। तो यहाँ जमीन वमीन खरीद लिए? ना उधर ही खरीदे हैं। कहाँ खरीद लिए? उधर उधर किधर? हथियादरा में। हथिया बिहार में ही ना? हाँ, बिहार में। आज नरेंद्र मोदी की जहाँ पे रैली थी कटिहार में, वो जगह है हसनगंज। मैं इसमें एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि आपको आज का जो ये दुर्घटना घटने वाली थी, जो सफल नहीं भाई, आपको कब आभास हुआ और कैसे हुआ? वही उसी पे मैं आ रहा था कि आज जो स्थल था रैली का, वो था हसनगंज कटिहार। जब हम हसनगंज कटिहार जाते हैं तो चूंकि हम लेट हो चुके थे, तो आपको पता होगा कि 2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रोक दी गई थी। वहाँ से हम लोग पैदल चले गए और आप गाड़ी लगा के हमारे पीछे आने के लिए तैयारी में करने लगे। हम थोड़ा आगे निकलते हैं तो हम वहाँ पे बोर्ड देखते हैं हथिया दियारा का। मैं पहली बार अपने कैमरा पर्सन से कहता हूँ कि भाई हथिया दियारा, ये लड़का वहीं का था। उस कमेंट बॉक्स में देखिएगा उस वीडियो की हमें सैकड़ों धमकियाँ आ चुकी हैं, और उसके बाद कई लोग जो है मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे भी आके धमकियाँ दे चुके थे। लेकिन चूंकि मैं जिस पेशे में हूँ, उस पेशे में धमकी नाम की चीज़ से हमको डरना नहीं होता है। जब हम सभा स्थल के अंदर जा रहे होते हैं तो जो मुस्लिम्स निकल रहे होते हैं वो पहले तो हमें अवॉइड करते हैं, ठीक है। दूसरा, फिर वो बांग्लादेशी घुसपैठिया चिल्लाने लगते हैं। मुझे ये लगता है कि वो मेरे प्रशंसक हैं, क्योंकि उस स्टोरी ने उनकी भी बात को उठाया है। इस देश के अंदर जब बांग्लादेशी आ रहा है तो वो भारत के मुसलमानों का हक खा रहा है। लेकिन जब मैं उनकी भाषा का टोन समझता हूँ, देखिए मैं बिहार से हूँ, कटिहार सीमांचल क्षेत्र है, मैथिली का ही एक भाग यहाँ पे भी बोला जाता है। तो जो पुराने मुसलमान हैं बिहार के, वो आज भी मैथिली बोलते हैं या उनकी भाषा में बिहारी टच, भोजपुरी टच, मगही टच आता है। वो जो भाषा बोल रहा था वो पूरी तरीके से बांग्लादेशी होती है। तब मैं अपने कैमरा पर्सन विक्की को पहली बार कहता हूँ कि यार कोई कपड़ा रुमाल वगैरह हो तो मुझे दो, मैं अपना मुंह ढक के किसी भी तरीके से रैली स्थल तक पहुँचता हूँ। क्योंकि जो लोग आगे जा रहे थे, रैली छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था, उन्होंने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया था। हम एक पूरा फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं, वो लोग हमें फॉलो करते हैं। दूसरे फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद नरेंद्र मोदी जी का सभा स्थल होता है। हम जब तक वहाँ पहुँचते हैं, हमारे पीछे अच्छी खासी मात्रा में भीड़ जो है वो हमें फॉलो करते हुए पहुँच चुकी होती है और वो लगातार फ़ोन कर रही होती है। हम तब तक किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आशंकित नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, दिमाग में एक भय उत्पन्न हो चुका होता है। फिर आता है एक ब्लू शर्ट वाला लड़का, जिसकी तस्वीर विक्की जी आप लगा दीजिएगा। ये ब्लू शर्ट वाला लड़का अपना फ़ोन निकालता है, हमारी वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद बंगाली में कहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया वाली रिपोर्ट जिसने की थी वो यहाँ है, तुम लोग आ जाओ। एक पुलिस का वाहन वहाँ होता है, मैं पुलिस के वाहन के सामने चला जाता हूँ। दुर्भाग्यवश वहाँ पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं होता। वहाँ जाके मैं उसको जज करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये सच में मुझे ही देख रहा है या मेरे मन के भीतर कोई क्या कहते हैं, वहम आ गया है। तो मैं एक बार पुल क्रॉस करके उधर जाता हूँ, तो वो पुल क्रॉस करके उधर जाता है। मैं पुल क्रॉस करके इधर आता हूँ, वो पुल क्रॉस करके इधर आता है, और उस बीच में वो और एक लुंगी वाला व्यक्ति लगातार हमारी वीडियो बना रहा होता है। अब मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ है, और आपस में इन लोगों की बोलचाल लगातार चालू हो जाती है। और आप ये समझ लीजिए, जैसे अभी हमारे कैमरेमैन के पीछे जैसी भीड़ है, वैसी भीड़ ने हमें चारों ओर से घेर लिया था। अब हमारे पास 2 विकल्प थे कि हम अपना कैमरा चालू करें और लोगों से बात करें। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो कैमरा है हमारा वो है महंगा, और ये जो लोग हैं इनकी आदत है पत्थरबाजी की। हम पूरी तौर पे आशंकित थे कि हमारा कैमरा ऑन होते ही वो पत्थरबाजी हम पे शुरू करेंगे। चूँकि जिस जगह पे हम थे वहाँ पे हमें पुलिस का या सीआरपीएफ का कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि हम पहले वहाँ जाएं जहाँ पे पुलिस के व्यक्ति हों। लेकिन वहाँ पे निकले भी कैसे, क्योंकि हम सिर्फ 2 थे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले हमने ऑफिस में इन्फॉर्म किया, इमरजेंसी ऑफिस में
लोगों को हमने पूरी कहानी बताई। चूँकि जैमर्स लगे हुए थे तो कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी जो ऑफिस है उसने पूरी की पूरी कमान संभाली और ऑफिस की तरफ से पुलिस को कॉल गया और पुलिस को कॉल किया गया। उसी बीच दिल्ली के हमारे कुछ पत्रकार जो वहाँ पे कवर करने आए थे वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि आपके कटिहार वाली स्टोरी की यहाँ पे बहुत गर्म चर्चा है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा भाई 28 सितंबर की बात है, मैंने जो दिखाया वो सच दिखाया, चर्चा का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि आप कैमरा वगैरह ऑन मत कीजिए, कुछ फुटेजेस हैं मेरे पास जो हमने फ़ोन से बनाई है, आप आगे निकलिए। हम चारों लोग जो है लगभग 500 से 600 मीटर का वो पूरा का पूरा फ्लाईओवर था, उसको क्रॉस करते हुए आगे निकले। वहाँ पे हमें पहली बार पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, वहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग मिली। हमने पुलिस को अपनी बात बताई। तब तक ऑफिस की तरफ से जो फ़ोन्स गए थे उसमें हम लोगों के पास कि आप कहाँ हैं, अपनी लोकेशन भेजिए, सारी चीज़ें। लेकिन समस्या ये थी कि जैमर के कारण हम अपनी लोकेशन भेज भी रहे थे तो पहुँच नहीं रही थी। तो वहाँ पे हमें एक कार्यकर्ता मिला भारतीय जनता पार्टी का, उसको हमने अपनी समस्या बताई और तब तक वो व्यक्ति, देखिए फ्लाईओवर है, एक इस तरफ से जाने का रास्ता, एक इस तरफ से आने का रास्ता। हम जब रहे थे तो इस तरफ के रास्ते से जा रहे थे, चूँकि पूरा बंद था। हम चलते गए, वो हमारे पीछे आता गया। उसने एक सेपरेट डिस्टेंस बनाया हुआ था। मैं बार बार पीछे मुड़ के भी देख रहा था, और वो बार बार अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था। मैंने और विक्की ने ये तय किया कि विक्की इसी साइड रहेगा, मैं कूद के अभी उस साइड जाऊंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ वो किसे फॉलो करता है। तो जैसे ही मैं इस साइड कूदा वो थोड़ी देर रुका, लेकिन जैसे ही मेरी कूदने वाली जगह आई वो वहाँ से आके इस तरफ कूदा। फिर विक्की उनके पीछे से कूदे और फिर हमने जो बाइक पकड़ी थी छोड़ने के लिए, उसने बाकायदा उस बाइक की तस्वीर क्लिक की। अब कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जो 2 दिल्ली के पत्रकार हमारे साथ थे, बाकायदा जब मैं बाइक पे चढ़ गया तो उन्होंने उनसे पूछताछ की कि ये कहाँ गए हैं, किस जगह पे गए हैं, क्या चीज़ है। उसने बोला मुझे क्या पता कहाँ गए हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो यहीं पे मिला था। फिर बाइक से हमारी गाड़ी 2 किलोमीटर दूर थी, लेकिन बाइक वाले व्यक्ति ने हमें 4 किलोमीटर आगे पहुँचा दिया। अब समस्या ये हुई कि वो हमें कितनी दूर पहुँचाएं। जब 4 किलोमीटर में आगे चले गए तो एक यूटर्न था, यूटर्न से हम थोड़ा सा आगे चले गए थे। तो हमने कहा भैया हमको किसी ऐसी जगह पे भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास एसपी साहब वगैरह सबका फ़ोन आ गया है, जहाँ पे 3-4 पुलिस के व्यक्ति हों, हम किसी प्रशासन हो, उनकी फ़ोन पे बात करा देंगे। अब हम यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। उन्होंने जैसे ही अपनी बाइक मोड़ी आकाश जी, मैंने देखा हमारे पीछे 4 बाइक्स और आ रही हैं और हमने मोड़ी और हमारे पीछे वो चारों बाइकें भी मुड़ी। हम सामने गए पुलिस प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन की एसपी साहब से बात कराई। पुलिस प्रशासन ने हमें कहा कि आपको एसपी साहब से पहले हमसे संपर्क करना चाहिए था। हमने कहा सर उस वक्त हमने ऑफिस में SOS का मैसेज डाला, इमरजेंसी मैसेज डाला, ऑफिस ने अपनी तरफ से कंप्लेंट वगैरह की। हम और उस वक्त में वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो किसी भी मूवमेंट पे, चूँकि फ्लाईओवर वगैरह पूरा बंद किया हुआ था, हम सिर्फ 2 लोग थे, उनकी संख्या अच्छी खासी थी और वो लोग बाकायदा जैसे ही उन्होंने हमको देख लिया तो उनको लगा कि अब उनके पास बदला लेने का समय आ गया है और वो जो है हमारे पीछे हो चुके थे। तो इसलिए हमारे लिए वहाँ से एग्जिट करना बेहद ज़रूरी था किसी व्यक्ति से मिलने के बजाय। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनके पास एक लक्ष्य होता है कि सबसे पहले इनका कैमरा बर्बाद करो। हम अगर वो वीडियो बनाते तो वो हमारा कैमरा बर्बाद करते, हमारा माइक बर्बाद करते, और मॉब की कोई शकन नहीं होती है इस देश में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर पुलिस आती है, पुलिस के पास जब माफ़ कीजिएगा, जब हम प्रशासन के पास खड़े होते हैं तो भी वो व्यक्ति वहीं आ जाता है, और जब वो पुलिस प्रशासन से मुझे ये बात करते हुए सुन लेता है तो वो चाय की दुकान छोड़ के रोड के दूसरे साइड में खड़ा हो जाता है। हमें हेल्प ये चाहिए कि जो कटिहार का रीजन है ना, इसको हमने क्रॉस होने और रोड के दूसरे साइड में खड़ा होके वो लगातार या तो वीडियो कॉल के माध्यम से या तो मतलब कि फ़ोन में वीडियो बनाने के माध्यम से लगातार हम दोनों की तस्वीरें, वीडियोस बना रहा होता है। वहाँ पे जितने लोग आ रहे होते हैं वो उनको बता रहा होता है कि यही है वो व्यक्ति, यही है वो व्यक्ति, यही है वो व्यक्ति। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एक हमने इनकी खुलासा कर दिया था कि कटिहार में किस तरीके से बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है और किस तरीके से बांग्लादेशी यहाँ पे फल फूल रहे हैं, किस तरीके से सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, किस तरीके से भारत के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। तो इनको जिस तरीके से पुलिस ने उसके बाद एक लेवल पे चेकिंग की है और इनके मन में ये भय है
कि इलेक्शन के बाद इनके ऊपर जो है डंडा और तगड़ा पड़ने वाला है। इस भय से बचने के लिए वो किसी भी तरीके से हमें हाईजैक करना चाहते थे, हमें रोकना चाहते थे, और हमारे साथ क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते वो सब तो भविष्य बताता। लेकिन उस वक्त जो भीड़ आ रही थी वो बेहद हिंसक मूड से आ रही थी। और सिंपल सी बात यह है कि आम तौर पे हम हर जगह कैमरा ओपन करते हैं, वहाँ पे अगर हमने कैमरा खोल लिया होता अपना, जो हमने खोलने की 2-3 बार प्रयास भी किया और कुछ फुटेजेस उसमें कुछ सेकंड्स की आई भी, तो आप ये मानिए आकाश भाई कि आज हम ये खबर नहीं बता रहे होते, शायद हम खबर होते, शायद आज हम खबर होते। संभव था कि हत्या नहीं होती, मारते नहीं, लेकिन हाँ वो हमें चोटिल कर सकते थे, हमारे हाथ पैर तोड़ सकते थे, या तो ज़बरदस्ती हमसे वो खबर बनवाते कि हमने जो खबर कही थी वो झूठी है। क्योंकि ये पूरा मैंने देखा एक नेक्सस चला है, एक इकोसिस्टम चला है, वो पूरे नेक्सस के थ्रू जो है ना उस खबर को झूठा साबित करने के लिए ये लोग सामने आए हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि मेरी खबर झूठी है, मान लेते हैं आपको ये लगता है कि मेरी खबर अगर झूठी है, तो आपके पास भारत के संविधान ने पूरे अधिकार दिए हैं। आप जाइए ना इस चीज़ को लेके पुलिस में, मैं तो कह रहा हूँ जाइए, क्योंकि हमारे पास वो सारे एविडेंस हैं। ये स्टोरी महादेव ने हमें दी है ताकि हम सच दिखा सकें लोगों को। हम तो सामान्य गांव की कहानी करने गए थे, वहाँ कबार के दुकान पे इस व्यक्ति का मिलना एक करिश्मा था, और माइक पे उसका कुबून नामा ये करिश्मा था। उसने जो हमारी वीडियो में बोला है उसका कॉन्फिडेंस देखिए, और उसके बाद जो इसको कवर अप करने के लिए पूरी घटनाक्रम को रचा गया है उसमें उसका कॉन्फिडेंस देखिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सच्ची घटना कौन सी है और बुरी घटना कौन सी है। और एक चीज़ मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी खबर को करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। हमारे जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं, चाहे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। ऐसे में हमारे पास अगर कोई सपोर्ट है तो वो हमारा ऑडियंस बेस है। हम एक छोटा चैनल है, हमने बिहार में ग्राउंड रिपोर्ट करके वो खबरें दिखाई हैं जो लोगों ने आपको नहीं दिखाई। बिहार में क्या अच्छा है क्या बुरा है हमने आपको सब दिखाया है, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो उसका, चाहे डेवलपमेंटल पक्ष हो उसका, चाहे यहाँ के हॉस्पिटल हो, चाहे यहाँ के आम जनमानस की बात हो। इस बात से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिर्ची लगती है, और पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा एक कथित वोट बैंक को मिर्ची लगती है जो हम लोगों को सुरक्षित नहीं देखना चाहता।